नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। बरेली लाइव के इस इंटरव्यू सेशन में हम हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं बरेली शहर के उन जाने माने लोगों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम किया है। आज भी हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए आए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से मापदंड स्थापित किए हैं। अगर आपसे हम ये पूछें कि आपको भारत के इतिहास के बारे में कितनी जानकारी है, तो शायद उसके लिए आपको किताबें खंगालनी पड़ेंगी या फिर गूगल की शरण में जाना पड़ेगा। मगर अगर हम आपसे कहें कि आपको समस्त जानकारी, आपको जितनी भी हिंदुस्तान के विषय में जितनी भी एंशिएंट चीज़ें हैं या हिस्ट्री है उसके बारे में अगर आपको जानकारी देनी है, तो आपके सभी सवालों का जवाब एक और एक किताब में मिल सकता है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसका नाम है द आर्यावत। और इस किताब को लिखने वाली लेखिका डॉक्टर निशा शर्मा हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या है जो आपको पुरानी हिस्ट्री के बारे में अधिक जानकारी दे सकता है। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। निशा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो हम किताबें देख रहे हैं, इतनी सारी आपने किताबें लिखी, तो ये एक आप चूँकि एक शिक्षिका हैं और बहुत सालों से पढ़ा भी रही हैं, आपने इतनी सारी किताबें लिखी जैसा कि अभी हमने देखा, तो इसकी लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई, ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई, और ये कितने आगे किस मुकाम तक, इस मुकाम पे जहाँ भी आप हैं इस यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो हमें शुरू से थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो एक आप जब छोटे थे तो कैसे ये आपने शुरुआत की इसकी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी सचिन जी कि आज आपने इतना समय निकाला। और रही बात शुरुआत की, तो बेसिकली मेरे माता पिता बदायूं से बिलोंग करते हैं और इन लॉज भी बदायूं से बिलोंग करते हैं। पहले कभी कुछ ऐसा लिखने का नहीं था, लेकिन शुरू से पढ़ाई की है मैंने। डॉक्टर जोगा सिंह होटी जी के अंडर में बीएससी की स्टूडेंट रही थी मैं, लेकिन ये था कि यूपीएससी करना चाहते थे। और जब एक बार ज्वाइन किया तो डॉक्टर जोगा सिंह होटी जी ने एक दिन ये बात कही क्लास में आके कि जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आएंगे एमए में, वो उनके अंडर में पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था, क्योंकि जोगा सिंह होटी सर सबके स्टार थे उस समय। सब चाहते थे कि सर से एक मुलाकात रहे, सर का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो उसके लिए मैंने एमए में आई वॉज सेकंड टॉपर, और यहाँ से पीएचडी की शुरुआत हुई। और मेरी माँ भी ये चाहती थी कि अगर तुम पीएचडी ना करो तो तुम पढ़ाई छोड़ दो। मैं नहीं करना चाहती थी, कोई भी टफ़ पढ़ाई बच्चा नहीं करना चाहता, लेकिन शुरुआत अपनी माँ के कारण ही की मैंने। और कोरोना में मैंने अपनी पहली किताब लिखी है जी, जो आपने देखा ही था। तो शुरुआत वहाँ से हो चुकी थी। एसआरएमएस में पढ़ाती थी मैं उस समय, 2018 की बात है ये। और वहाँ से जो किताबों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर है जी। अच्छा, उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जोगा सिंह होटी जी, जिनका निशा जी ने नाम लिया, डॉक्टर निशा जी ने, वो बरेली कॉलेज के एक चीफ प्रॉक्टर रहे थे, बरेली कॉलेज बरेली में। और साथ ही साथ वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट यानी इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष भी थे। और उन्होंने अपने अंडर में तमाम लोगों को पीएचडी कराई है। डॉक्टर निशा जी भी इसलिए उनकी तारीफ़ करती हैं, ये ख़ास बात है। ख़ास बात ये है कि डॉक्टर निशा जी के साथ एक चीज़ और भी जुड़ी हुई है लेखन से कि ये लिखती बहुत अच्छा है। इन्होंने कई मुद्दों पर लिखा, इन्होंने कई किताबें लिखी, जैसा हमने अभी आपको पूर्व में बताया। साथ साथ इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी, शायरियाँ भी लिखी, इन्होंने बहुत सारी। निशा जी, सबसे पहले कुछ सुनाइए ऐसा जिससे सुन के हमारे दर्शकों को ये लगे कि निशा जी बहुत अच्छा, बेहतर लिखती हैं। ये मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। हालांकि ये कविता मेरी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी पसंद है कि एक बार मैं प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू देख रही थी, जो बरेली से बिलोंग करती हैं। और उन्होंने ये कहा था कि मैं बॉलीवुड में अपना घराना बनाना चाहती हूँ, कि लोग जाने कि बरेली की प्रियंका चोपड़ा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहती हूँ कि उसी तरह बरेली का नाम कहीं ना कहीं निशा शर्मा से बिलोंग करे कभी आगे चल के। तो उसी के लिए 4 लाइनें जो मेरे पापा ने कभी मुझे भेजी थी, वो मुझे याद है कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पाँव चलता है, डुबा देता है कोई नाम तक भी ख़ानदानों के, डुबा देता है कोई नाम तक भी ख़ानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गाँव चलता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो बस, और मैं स्त्रियों के ऊपर लिखना पसंद करती हूँ। प्रेम मेरा विषय नहीं है जनरली। तो उसी में 2 लाइनें जो मेरी बहुत मशहूर हुई है कविता, और उसी के लिए मुझे महादेवी काव्य स्मृति सम्मान समारोह भी मिला था, मैं उसमें प्राइज़ भी मिला था। तो वही मैं 2 लाइनें हैं कि
चांद तारों सा रोशन जहाँ चाहिए, उस जहाँ में मगर मुझको तू चाहिए, तू मीन्स वो पोजीशन। शायद ये कविता मैंने एक बार सुनाई थी, आप भी थे उस समय मंच पर मेरे साथ, और आप खुद बहुत ही कारगर कविताएं लिखते हैं, मैंने सुना हुआ है। बहुत अच्छी, ये आपकी कविता बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत बेहद पसंद आई थी ये जी, आपने लिखी थी। तो कविताओं के अलावा ये जो और लिखने, ये देखिए कविताओं का मैं एक बहुत अगर हम कलाकारी की बात करें तो एक अलग थॉट होता है हर बार कि आदमी कोई कविताएं लिखता है तो उसकी सोच अलग होती है, मगर अगर कोर्स की किताबें लिखता है, ज्ञान की किताबें लिखता है तो उसकी सोच अलग होती है। तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे बैठाती हैं डॉक्टर निशा शर्मा, कैसे बैठाती हैं कि वो कविताओं वाला मन में एक कवि मन भी आपके अंदर अंतर्गत जागृत हो जाता है, उसके बाद एक शिक्षक वाला मन भी जागृत हो जाता है, ये दोनों चीज़ों को कैसे, ये हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, आप कैसे करते हैं? आपने जो बात पूछी इस पर मुझे बात याद आती है कि कभी किसी से मिर्ज़ा गालिब ने पूछा कि कैसे हो जी तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में गम है, गम में मज़ा है और मज़े में हम हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं अपने ऐसे बच्चों को बताना, अपने विद्यार्थियों को कुछ बताना, तो बहुत सरल तरीका होता है कि आप उन्हें कहानी के माध्यम से या कुछ बातों को गोल मोल करके समझाएं तो बातों को जल्दी समझते हैं। मैं तो अगर कभी फोर्ट विलियम के बारे में भी बताती हूँ तो शायद ऐसे कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि राजा के यहाँ बच्चा होता है, टैक्स कौन भरेगा? हम। अच्छा राजा के यहाँ विंटेज गाड़ी आती है, टैक्स कौन भरेगा? हम। तो ये आप कैसे समझाओगे? तो उसका सरल तरीका मुझे ये लगता है कि कभी कभी कवि मन भी होता है, मन करता है कि कुछ बातें कर लें, तो उस पर मैं ये कविताएं वैसे सुनती रहती हूँ। कभी कभी आप जैसे विद्वान लोगों के साथ जाना भी होता है तो कर लेते हैं, अच्छा लगता है। कहानियाँ भी लिखती हूँ, मन करता है कि क्योंकि कहानी शिक्षकों को आनी ही चाहिए। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, अगर इसमें कोई विरोधाभास ना हो तो। बाबर की स्टोरी बच्चे मुग़ल स्टोरीज़ जो होती हैं उसमें थोड़ा सा कम समझते हैं, क्योंकि उनके जो शब्द होते हैं वो फ़ारसी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अब तो खैर मुग़ल पीरियड हटा दिया गया है, लेकिन जब तक पढ़ाया जाता था उसमें मैंने बाबर की स्टोरी को कुछ गढ़ा जानबूझ करके, क्योंकि बच्चे भूल जाते थे कि फ़रगना के चक्कर में उसने दिल्ली की गद्दी छोड़ी और दिल्ली के लिए फ़रगना छूट गया। आपने स्टोरी सुनी होगी खरगोश और टर्टोइज की, कछुए की, सभी लोग सुनते हैं। बहुत जनरली हम इस बात को मान जाते हैं कि कछुआ धीरे धीरे गया और जीत गया, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि फिर खरगोश का क्या हुआ। खरगोश कहीं तो गया होगा, घर जाने के बाद मुंह दिखाना पड़ा होगा, माँ बाप को बताना पड़ा होगा कि जी हम कछुए से हार गए। मैंने ऐसे ही बताया बच्चों को कि फिर बाबर अपनी दादी के पास गया और उसने कहा दादी हम तो अपनी दिल्ली हार गए, फ़रगना हार गए। तो उसने कहा तुम तैमूर लंग के वंशज होके ऐसी बातें करते हो, तुम्हें दोनों चीज़ें दोबारा जीतनी पड़ेंगी। और वो खरगोश ने दोबारा एक रेस रखी और वो जीत के आया। तो ये कहानी मैंने बनाई है। कहानी शिक्षकों को बनानी आनी चाहिए, ये आपका आधार है। तो मुझे लगता है कि ये तो बेस है, और जो बच्चों से प्रेम करते हैं उन्हें शिक्षक बनना चाहिए, मुझे लगता है। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, जो बच्चों से प्रेम करते हैं क्योंकि उन्हें शिक्षक बनना चाहिए, क्योंकि वो उनको बेहतर ढंग से बता सकते हैं। एक किताब आपकी बीच में आई थी जंगल युग करके, उसमें कुछ थॉटफुल कहानियाँ थी, लेकिन चूंकि उसका नाम थॉटफुल कहानियाँ थी और नाम उसका जंगल युग था, तो हमें भी या पाठकों को ये लगता रहता होगा हमेशा कि ये बच्चों से कनेक्टेड स्टोरी है। तो वो थॉट कैसे आया और वो कहानियाँ कैसे निकली ज़हन से? कहानियाँ परिवेश से निकलती हैं, जो आप प्रतिदिन देख रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे कोरोना के पीरियड ने बहुत ज़्यादा झकझोरा, क्योंकि पुलिस वालों को और डॉक्टर्स की फैमिली को शायद सबसे ज़्यादा उस चीज़ का दंश झेलना पड़ा। जहाँ सबसे ये कहा जा रहा था कि आप बाहर मत निकलिए, वहाँ उन लोगों से ये कहा जा रहा कि आप घर मत रहिए। ये बहुत ज़्यादा दुखद पीरियड था। यहाँ पर ही मैंने एक फ़कीर बाबा करके कहानी लिखी थी जिसमें जानवरों को भी भोजन मिलना बंद हो गया था। और मेरी एक स्टोरी थी नंदिनी, जो रेडियो पर भी गई थी और पॉडकास्ट पे आई थी। ये भी कहानी गाय के ऊपर लिखी हुई है, गाय के छोटे बछड़े के ऊपर, जो IVRI में कहीं रहता था किसी डॉक्टर के यहाँ ऐसे करके। तो ये कहानी जो आप डेली रूटीन सोचते हैं और जैसा आपका मन होता है। वैसे मैंने काफ़ी चीज़ें ये श्रीमद् भागवत से भी सीखी। मैं अगर वहाँ जाऊँ तो श्रीमद् भागवत अगर आजकल के बच्चे पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ों का उन्हें सल्यूशन मिलेगा। और उसमें ये छोटी छोटी कहानियाँ और ये खूबसूरत नाम जो माता पिता गूगल पे सर्च करते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत में मिल जाएंगे। अंतरिक्ष नाम, प्रद्युम्न नाम, ये सब कहीं से भी नहीं आए। या चंद्रमौली, ये शंकर जी का बहुत प्रिय नाम है।
हनुमान जी का प्रिय नाम है। तो मुझे लगता है ऐसे नाम अगर आपको ढूंढने हैं तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पुराण, आपके वेद, ये सब कुछ बताते हैं और यही हम इतिहास की किताबों में भी यहीं से दे देते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसी आर्यावर्त में आपने समावेश करके रख दी हाँ, हैं क्या? जी, जी, इसमें जी। क्या है, ये किताब आपकी बिल्कुल लेटेस्ट है, इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन लेवल पर स्टार्टिंग में हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और हिस्ट्री ऑफ यूरोप मिक्स करके हमने दिया है। साथ ही साथ कोई भी हिस्ट्री सिखों की हिस्ट्री के बिना नहीं होती और मुझे जनरली सिखों की हिस्ट्री नहीं मिली। मैंने बहुत सारी किताबों में देखा है कि आपको प्रॉपर पूरा नहीं मिलेगा उसमें सब कुछ, कि आपने एक जगह पढ़ लिया और आप सिखों के गुरुओं के नाम एक साथ में पढ़ लें। तो मुझे लगता है ये अगर आप पढ़ते हैं तो आपको, और मैंने इसमें बहुत सारे शॉर्टकट भी दिए हैं, जैसे कि 10 सिखों के गुरुओं के नाम अगर आप पंजाबी बच्चों से पूछेंगे वो भी नहीं बता पाएंगे, कहीं ना कहीं उनको एक आध नाम में दिक्कत होगी। इसमें बहुत शॉर्ट करके ट्रिक्स जो बनाते हैं ना वो डाल दिए मैंने। जैसे हम लोग पैरियोडिक टेबल याद रखते हैं, जी बिल्कुल, वैसे ही। ये जानबूझ करके किया है ताकि बच्चे इसको पढ़ें और एक बार में लर्न कर लें कि कैसे करना है। इसी तरह गांधी जी के बारे में आप देखेंगे कि गांधी जी का हमने शुरुआत ही वहाँ से करी है कि गांधी जी से पहले के मूवमेंट्स और गांधी जी के बाद के मूवमेंट्स, इस तरह 2 भागों में 1915 के पहले और 1915 के बाद के मूवमेंट्स को डिवाइड कर दिया है। कोशिश करी है कि बच्चे अगर शॉर्टकट में ऐसे पढ़ें तो उन्हें जल्द याद हो जाए, कॉम्पिटिशन लेवल पर अच्छा कर पाएँ। क्योंकि पहला चैप्टर है वैदिक हिस्ट्री करके, तो वैदिक हिस्ट्री क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने शुरुआत करी है कि कहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, और मैंने इसको कई भागों में बांट दिया है। जैसे कि बहुत सरल तरीके से आप एक शब्द में अगर बच्चों को समझाते हैं तो 2600 से 1500 इंडस वैली, 1500 से 1000 प्री वैदिक, 1000 से 600 लेटर वैदिक, इस तरह से करके एक टेबल बना दिया है और उस टेबल को समझाना शुरू किया है। ये इसी हिसाब से चली है किताब, ताकि कई बार आप बच्चों से पूछते हैं कि मिडिवल पीरियड कब शुरू हुआ था तो उन्हें ऐसे नहीं पता। उनसे कोई इल्तुतमिश कब आया था वो कभी बता देंगे बाबर के बाद। बाबर के बाद बस यही बता पाएंगे, एग्जैक्टली जो डेट है वो बताना बड़ा मुश्किल है। और ये भी रॉन्ग है। अच्छा। मज़े की बात, हाँ जी, क्योंकि ये पीरियड अगर आप ये सब पहले ही बन चुका था। ये तुगलक डायनेस्टी, ये वो सब पहले का है। तो ये इसी में मैंने समझाने की कोशिश की है कि बच्चे समझ सकें कि अलाउद्दीन खिलजी कब आया था और बाबर में क्या डिफरेंस है, मंगोल्स कौन है, ये समझाने की कोशिश की है। जैसे हम कई बार सुनते हैं या पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है कहीं या ऐसे ही पढ़ा है कहीं कि कुतुब मीनार जब बन रही थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बनाया, लेकिन वो बीमार पड़ गया, उसको इल्तुतमिश में उन्हें पूरा कराया। ये सही है? हाँ जी जी, आपकी बात सही है। 1210 में शुरुआत हो गई थी स्लेव डायनेस्टी की। हाँ, तो ये जब यहाँ पर पहली बार स्लेव आए हैं मोहम्मद गौरी के बाद, तो उसके बाद हमारे यहाँ स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। और उसके बहुत बाद में बाबर आए हैं, बहुत बाद में, मतलब 1326 में 1526 में बाबर आए, 1300 तक ये सब यही पीरियड 4-5 डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सब चलते रहे। तो उसका पूरा सीक्वेंस मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है ताकि बच्चों को एक भी कन्फ्यूज़न ना रहे और वो सन के हिसाब से चीज़ों को चला सकें। जो लोग तैयारी करने वाले बच्चे उनके लिए पूर्ण बुक है ये, इसमें जानकारी ले सकते हैं। आप तैयारी नहीं भी कर रहे हों और आप जनरली भी, अगर आप BLED के स्टूडेंट हैं, BA BEd के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी ये हिस्ट्री है। ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे हिस्ट्री की खास बात ये है कि जिससे जितना भी समझो उतना उससे ज़्यादा है हिस्ट्री समझने के लिए। आपने कुछ और चीज़ों पे भी काम किया, कुछ और जैसे PhD के जितने बच्चे होते हैं उनके लिए आपने रिसर्च पे भी काम किया, रिसर्च पे बुक हमने देखी, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए कौन कौन सी बुक्स आपने लिखी हैं और उसके बाद में PhD करने वाला बच्चों को किस तरीके से लाभ मिल सकता है उस बुक्स के माध्यम से। बेसिकली तो एजुकेशन से रिलेटेड है। आपका अगर PhD का है, जैसे मेरे अंडर में 2016 में जब मैं शायद SRMS में थी, तो उस दौरान मेरे पास 4 बच्चे रजिस्टर्ड थे और उनकी PhD कोरोना के कारण रुक गई थी। अभी उन चारों की PhD पूरी हो जाएगी, तो उनके टॉपिक्स भी इसी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। वैसे तो उसमें साइकोलॉजी का भी पार्ट रहता है, लेकिन साइकोलॉजी के साथ साथ अपने सब्जेक्ट की आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो किताबें हैं ना, ये रेफरल के लिए जाती हैं PhD वाले बच्चों के, कौन से पेज नंबर के कौन से टॉपिक को आपने लिया है, या आप छोटा छोटा भी किसी टॉपिक के बारे में बताते हैं, तो वहाँ ये किताबें कारगर साबित होती हैं PhD के स्टूडेंट्स के लिए।
जी। तो आपने रिसर्च मेथोलॉजी पे भी लिखी है बुक, मैंने देखा, तो उससे मैं वो, चूँकि हर पीएचडी वाले को पढ़ना बहुत आवश्यक होती है, हमने भी पढ़ी है अपने दौरान में, उसको आपने जब किताब को लिखा था तो आपने जब पढ़ाई करी थी तब जो आपको कठिनाइयाँ आई थी या आपके सामने जो सवालात आए थे उनका जवाब देने की कोशिश करी है या कुछ नया बताने की कोशिश करी है उसमें? ये 4 लोगों ने मिलकर लिखी है, हम 4 फ्रेंड्स ने मिलकर लिखी है, और इसमें हम सबके पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं। हर एक पर्सन की अपनी एक विशेषता होती है कि वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ये जो आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी देखी है, इसमें वो छोटे छोटे टर्म्स जो बेसिकली बच्चे नहीं जानते, वो मुझे लगता है जो उनको जानने की ज़रूरत होती है, हमने वो सारे ही टर्म्स को क्लियर किया है। और दूसरी किताबों में बेसिकली आपको वो मिलेगा नहीं जो आजकल बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो हमने उस किताब में वो सारी चीज़ों को संलग्न करके कि बिल्कुल स्टार्टिंग आपका बेस क्लियर हो जाए और आपको ये पता चले कि आगरा में हम क्वेश्चनायर बनवाते हैं या अपना कोई भी आपको जो भी ये आपको कुछ चाहिए होते हैं ना, कि कुछ प्रैक्टिकल के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो सिर्फ आगरा में ही मिलती हैं। अब हमें पता ही नहीं होता कि हम बनवाएं क्या, दिक्कत ये है। तो हम सिर्फ उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि भैया हमें इससे रिलेटेड कुछ बता दीजिए। एमएड के बच्चे करते हैं बेसिकली, एमएड के बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि हम किस टर्म की बात कर रहे हैं और इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। हमारी कोशिश है कि ये किताब उन बच्चों के लिए बहुत कारगर रहे ताकि वो पीएचडी करें तो उन्हें किसी इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप जैसे पीएचडी की बात की, पीएचडी अपने आप में एक ऐसी डिग्री है जिसे लगभग हर आदमी, हर बच्चा, हर पढ़ने वाला बच्चा उसे एक्वायर करना चाहता। मेरे साथ भी ये रहा था, मेरे साथ भी कुछ दिक्कतें आई, मैं अपनी पीएचडी पूरी नहीं करी। तो उन पीएचडी करने वाले बच्चों के लिए ये सवाल है कि पीएचडी करने का सही तरीका क्या है, हम लोग किस दिशा से में जाकर, किस रास्ते में जाकर दिग्भ्रमित हो जाते हैं, और कैसे वो अपनी तैयारी को करते हुए चलें कि उनकी पीएचडी 18 महीने में, 1 या 2 साल में, 2.5 साल में कंप्लीट हो जाए आसानी से, उन्हें दिक्कतों का कम सामना करना पड़े। इस विषय में थोड़ा सा बताइए ताकि उन लोगों को ये लाभ मिले जो हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। अभी आजकल तो क्या है कि पीएचडी के लिए आपको 6 महीने का कोर्स वर्क करना पड़ता है और उससे पहले आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। और अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको हर महीने पैसे भी मिलते हैं। उसके कम से कम 30,000 रुपये का प्रावधान है सरकार की तरफ से जो आपको मिलेगा, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो और आप अपनी, क्योंकि 6 महीने कोर्स वक्त तो आपको करना ही पड़ेगा। यूनिवर्सिटी भी करवाती है और आप किसी भी कॉलेज में करते हैं तो वहाँ भी वही आपको करना पड़ता है। दूसरी चीज़, इसके बाद अगर आप जेआरएफ कर लेते हैं या आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, आसान हो जाता है। आपको गाइड अपॉइंट करती है यूनिवर्सिटी, या आप अपनी तरफ से भी किसी गाइड से बात कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप उनसे बेहतर ट्यूनिंग बना सकते हैं। आजकल तो अटेंडेंस का भी बहुत है, आपको 75% अटेंडेंस भी देनी पड़ती है, अब ये है। और मुझे लगता है कि ये इस बात को सार्थक करता है कि शिक्षकों की आपको बहुत ज़रूरत है। 75% अटेंडेंस, और अगर आप घर बैठे ये सोचें कि मैं ये भी पढ़ाई कर लूँगा, वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जो गूगल भी गुरु के ही पास जाता है एट द एंड ऑफ द डे पूछने के लिए कि अब ये क्या है, क्योंकि आप हर डेफिनीशन पर भरोसा नहीं कर सकते। कई बार बच्चे कुछ भी लिख देते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की ही बात करें तो वो सिर्फ उसी को मान्यता देती है जो उसने अपनी किताबों में लिखा हुआ है, आंकड़ों को वो नहीं मानती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको टीचर के साथ जो पीएचडी आप करते हैं वो ज़्यादा कारगर है, और कम से कम 2.5-3 साल लगता है, जो आपको लगाना चाहिए मन लगा के। आप अपना पूरा थीसिस करिए, क्योंकि ऐसी पीएचडी का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपकी थीसिस आपने आज एक बार लिख दी और उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो सार्थक ही नहीं है। तो सार्थक काम करिए ताकि आप सरकार के लिए भी इसमें आप फ़ायदा कर रहे हैं। मोदी जी अभी गए थे गुजरात, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, और शायद किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो कह रहे थे कि मुझे किताबें दी थी शिक्षकों ने, और कुछ बच्चों ने जो पीएचडी के बच्चे थे उन्होंने कॉपी किताबें कुछ लिखी थी और मुझे दी थी, और बोले मैंने पढ़ी थी, इतनी कारगर थी वो। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि पीएचडी के टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट होने चाहिए कि आगे आने वाली नस्लों को आप कुछ कम से कम एक लाइन नया बता कर जा रहे हैं। ये नहीं कि आपने पुराना ही किताबों से उठा करके रख दिया और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपकी वेबसाइट आपने कहीं डाला है और आप उस पर हिट नहीं कर रहे हैं, कोई बच्चा आपका कोई टॉपिक नहीं पढ़ना चाह रहा, तो ऐसी पीएचडी का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानती हूँ जो यूनिवर्सिटी में हैं या जो कॉलेजेस में हैं और जो रिसर्च स्कॉलर हैं, कभी नहीं जाते वो पढ़ाई करने के लिए, उनको कभी नहीं पता टॉपिक में क्या है, पैसे दे दिए हैं उन्होंने,
पैसे चले जाते हैं और बस वो जा कर के अपना 2-3 दिन घूमते हैं जयपुर राजस्थान और वापस आ जाते हैं और उनको अवार्ड हो जाती है। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ऐसी पीएचडी का कोई भी फ़ायदा है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, बस हम किसी भी तरह से डिग्री पाना चाहते हैं। डिग्री से देश नहीं चलते, बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी में नहीं चलती। ज़िंदगी भी नहीं चलती। एक टाइम के बाद आपको ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है और ज्ञान तभी आता है जब वास्तव में आपने समय दिया होता है। आप दुनिया में किसी चीज़ को समय मत दीजिए, लेकिन आप नॉलेज को, अपने वर्क को समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो बैक देता है, आपको रिटर्न देता है। नहीं तो आज मेरे पास भैया बैठे नहीं होते और इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। अच्छा, ये एक ख़ास बात ये है कि एक शिक्षक वही होता है जो अपने जैसे शिक्षक पैदा कर दे। केवल पढ़ाई नहीं, अपने जैसे, यानी कि जो बच्चे वो पढ़ा रहा है उनको वो इतना कैपेबल बना दे कि वो भी आगे किसी ना किसी को पढ़ा सकें। ये बहुत ख़ास बात डॉक्टर निशा जी ने बताई। और ख़ास बात इन्होंने ये भी बताई कि जो लोग पीएचडी करते हैं उनको अपने विषय में महारत हासिल करनी चाहिए, ताकि जो पढ़ाने वाला है कम से कम वो तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, अच्छा खासा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा निशा जी, अब आगे और बात करते हैं। ये इतने सारे अवार्ड्स देख रहे हैं हम, तो ये थोड़ा सा अपने अवार्ड्स और अपने जितने अचीवमेंट्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहला जो मुझे अपने बारे में अगर किसी अचीवमेंट की बात करने में कुछ अच्छा लगता है तो वो है गूगल का, कि अगर आप वहाँ पर टाइप करते हैं डॉक्टर निशा शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यू विल गेट माय नेम। वहाँ पर आपको मेरा नाम मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, मुझे रिसर्च के लिए और राइटर के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। जैसे कि यंग रिसर्चर अवार्ड मिला था, जी टाउन मैगज़ीन अवार्ड मिला है, 100 प्राइम ऑथर अवार्ड, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अवार्ड है। अभी एफएम तड़का ने पूरे कंट्री से 5 एजुकेशनलिस्ट चुने थे, उसमें जयपुर बुलाया था और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था। आरजे सूफ़ी वगैरह, जो हम सिर्फ आवाज़ें सुनते हैं, वहाँ उन लोगों के साथ मिलना बहुत बेहतरीन अनुभव था। और कितना आराम से वो झुक कर के मिल रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ट्रीटमेंट। और साथ ही साथ अभी मुझे INSC का अवार्ड भी मिला था। और हाल फिलहाल मैं भूल जाती हूँ एक तो, हाल फिलहाल में अवगत अवार्ड भी मिला था, जो कि मध्य प्रदेश का नेशनल अवार्ड है। मतलब मध्य प्रदेश में मिलता है और नेशनल अवार्ड होता है। साथ साथ आप बहुत सारे अवार्ड देख सकते हैं, जैसे आपका संगम है। हाँ, तेजस्विनी संगम अवार्ड है। ये एक अवार्ड मुझे MTTV ने अभी एक अवार्ड दिया। ये तड़का का अवार्ड है। ये सुपर वुमेन अवार्ड, 100 सुपर वुमेन अवार्ड भी मिला है। कृष्ण बसंती रिसर्च स्केल, बहुत सारे। अच्छा, माननीय राज्यपाल महोदया के हाथों भी आपको अवार्ड मिला, ये कब और किस लिए मिला था और इनसे मिलकर कैसा लगा? मुझे बुक के लिए ही मिलने का सौभाग्य मिला था आनंदीबेन पटेल जी से। और उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि शिक्षकों को बच्चों से एक बात तो स्पेशली कहनी चाहिए कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो है पानी। हाँ, जो उन्होंने कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी बात है वो फ्री है, लेकिन फिर भी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो 20 रुपए वाली बात कही, उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को समझाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए और जिस भी टैप से बच्चे पानी लेते हैं आप वहाँ 2 बकेट रख दीजिए। उनसे कहिए पानी पीना और जो बच जाए वो इसमें डाल देना, नहीं तो उतना ही लो जितनी नीड है। बच्चे पहले तो नहीं समझेंगे और डालेंगे। आप उन्हें बताइएगा कि ये 1 लीटर की बोतल 20 रुपए की है और तुमने 2 बकेट या 1 बकेट पानी फेंका है। सोचो ये कितना पानी फेंका है। राजस्थान वगैरह में तो वैसे राजस्थान वगैरह में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो तो रह भी चुकी हैं उस तरफ। CM भी गुजरात में CM रह चुकी हैं, तो उन्होंने ये प्रैक्टिकल नॉलेज देखी थी। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जब भी वक्त तो बच्चों को ट्रेन से ट्रैवलिंग कराना चाहिए। जो बीइंग अ शिक्षक उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेन से ट्रैवलिंग में क्या है कि एक तो वो चीज़ों को आँखों में, आप जितने दृश्य आँखों से जाते हैं आपके, वो ज़्यादा देर तक आपके रहते हैं। और बच्चे जितना घूमेंगे और स्पेशली ऐसी पोजीशन वाली जगह उन्हें दिखाएं, जैसे कि बोलती हैं हमसे मिलने बच्चे आते हैं, हम खुले तौर पर उनका स्वागत करते हैं कि बच्चे हमसे मिलने आए। आप हर जगह जाएं, इस समय सभी जगह के, जैसे योगी जी भी बच्चों से मिलना पसंद करते हैं, या तो फिर और माननीय जितने भी हैं उनके यहाँ ओपन है। कोई पुष्प प्रदर्शनी होती है या कोई जानवरों का मेला है, उसमें बच्चों को इनवाइट किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए कि अपनी देश के लिए उनको ये पता चले कि अच्छा हम भी इस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। ऐसी एक मूवी भी आई थी युवा करके, आपको याद होगा, कि पहली बार यंगस्टर्स ने इस चीज़ पर ध्यान दिया था कि हमें भी यहाँ जाना चाहिए पार्लियामेंट में। और अब तो ये जो नया पार्लियामेंट है
आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी ये उपलब्धि है जो नई जनरेशन है उसको, तो इसको टारगेट करके आगामी जीवन जीना चाहिए मुझे लगता है, और वहाँ आप सिर्फ नॉलेज तक पहुँचेंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अब पढ़ लिख के भी नेता बनना चाहिए। और हिंदुस्तान में एक टी एन शेषन जी रहे हैं जो चुनाव आयुक्त पूर्व, उनका एक इंस्टीट्यूट भी चलता है, कॉलेज भी चलता है, जो लोगों को थॉटफुल राजनीति सिखाता है, बोलना पढ़ना और सीखना कि कैसे आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के हर पद पर अगर ज्ञानवान विद्वान बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अच्छा निशा जी, एक अब हम पर्सनल बात करते हैं। आपके भी एक बेटे हैं और वो पढ़ाई करते हैं, और हस्बैंड आपके डॉक्टर हैं, तो थोड़ा सा घर के परिवार के बारे में बताइए कि कैसा सपोर्ट रहता है और इन लोगों को आपकी उपलब्धियों को जानकर कितना सहभागिता रहती है, कितना अच्छा रहता है और कितना साथ मिलता है आपको? ये जनरली बच्चे भी मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, गर्ल्स स्पेशली पूछते हैं। गर्ल्स को तो हमेशा मेरा एक ही मैसेज है, वैसे तो बॉयज़ को भी है, लेकिन गर्ल्स को स्पेशली है कि अगर वो ज़िंदगी काटना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पढ़ाई करें और शादी कर लें। लेकिन अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप प्रॉपर पढ़ाई करिए और जॉब के बिना शादी मत करिए। पहला मैसेज जो हमेशा ही रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब के बारे में, जैसे आपकी मुलाकात भी है, डॉक्टर अनुराग शर्मा मिशन में डॉक्टर साहब आईसीयू इंचार्ज हैं, और डेफिनेटली परिवार का सपोर्ट तो रहता ही है। कई बार आप काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, और बिज़ी नहीं भी हो तो आपका थॉटफुल जो प्रोसेस चल रहा होता है उसमें आपको डिस्टर्बेंस फील होता है। तो आपको लगता है कि आप जिस जगह बैठे हैं, जो प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं, उसमें कई बार आप लेट भी हो जाते हैं। तो परिवार का सहयोग तो चाहिए ही, कि उन्हें ये पूरा यकीन होता है कि आप काम पे गए हैं, आप कुछ कर रहे हैं, और वो पूरी आज़ादी देते हैं। जैसे कि आज आप आए भी थे तो आपने देखा भी कि कितना सपोर्ट रहता है। और बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, वो तो अपने ही हिसाब से ट्रीट करता है, लेकिन हाँ, उसको ये चीज़ पता है कि जैसे ही कोई नई बुक लॉन्च होती है तो उसका ये कहना है कि आज पार्टी ले लेते हैं मम्मा, आज पार्टी आप मेरी तरफ से ले लो। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी हमेशा अपनी माँ को यही बोला था कि मम्मी आप न्यूज़ एंकर क्यों नहीं बन जाती, और पापा डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। ये बच्चों के प्रोसेस रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कभी माई सन इफ़ विल आस्क मी, तो मेरे पास ये जवाब होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि माई फादर इज़ माई बैकबोन। यस, ऑलवेज़। मैं मदर तो हम लोगों के साथ कैंसर उनको हो गया था, जिसकी वजह से चली गई हैं। लेकिन अभी कभी भी कोई अचीवमेंट होता था तो सारे स्टूडेंट कहते थे कि आपको आपके पापा ने बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया होगा, कुछ कहा होगा। मैंने कभी अभी तक तो कुछ कहा नहीं है, और ना ही अभी तक ऐसी मुझे कोई जगह दिखी है। लेकिन हाँ, मैं सोचती हूँ कि एक दिन जब मुझे पद्मश्री मिलेगा तो मैं अपने पिताजी के साथ जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है वो एक ऐसी प्लेस है कि उनको अच्छा लगेगा। ये किताब जब आई थी द आर्याव्रत, तो पापा ने मुझे ज़रूर हाँ, बहुत खुल करके उन्होंने मुझे शाबाशी दी। लेकिन वो एक ही बार, आप एक बात उनके सामने दोबारा नहीं कह सकते। वो कहते हैं कि बस ये आखिरी अचीवमेंट है क्या जिसके बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर जब अगला करोगे तो अगला तुम दोबारा बात कर लेंगे। तो मुझे लगता है फैमिली सपोर्ट रहता है, दूसरा इन लॉज हैं साथ में, तो ये थोड़ा सा एक फ़ायदा है कि अगर आप कहीं काम पर बिज़ी होते हैं तो बच्चे की देखभाल के लिए आपको डर नहीं होता, क्योंकि उनसे ज़्यादा ध्यान कोई नहीं रख सकता है बच्चे का। बाकी आशीर्वाद के रूप में कृष्ण जी का आशीर्वाद रहता ही है। आपने मंदिर देखा ही है जी। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में 4 पिलर हैं, एक आप स्वयं हो, बाकी 3 पापा जी, पतिदेव और बेटा, ये तीनों लोग आपके पूर्ण रूप से सपोर्ट में रहते हैं। अच्छा निशा जी, अब अंतिम सवाल कि आप जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ऐसा क्या संदेश देंगे कि उनको लाइफ में, एक तो पढ़ाई से जो दिक्कतें आती हैं पढ़ाई को लेकर, उनके साथ ना आए, मतलब कौन सा ऐसी चीज़ें बताना पा जाएंगे कि जो उनके जीवन में, जो शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कदम उनके सुनिश्चित रहें और पुख्ता रहें? मुझे लगता है कि सभी युवा पीढ़ी को सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि एक तो धैर्य बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में। वो तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, आप रोज़ कछुए जैसा चलते रहिए। आपको कोई खरगोश बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डेली अगर किसी चीज़ को दे रहे हैं, डेली आप पौधे में पानी डाल रहे हैं, चाहे दिन में एक बार भी, तो वो बढ़ जाएगा और वो आपको एक रिज़ल्ट देगा। तो सारे ही बच्चों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो पहली चीज़, उन्हें खुश रहना चाहिए और धैर्यवान बनना चाहिए। मुझे लगता है इन 2 चीज़ों से
अगर आप पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, आप एक खुशमिजाज इंसान हैं और अपने साथ वाले हर पर्सन को खुश रख सकते हैं, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा ये शो करने के कि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ या मेरी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं की जगह आप ऐसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और आप स्किलफुल बनिए। कोई ज़रूरी नहीं अगर आप पढ़ाई में दिक्कत कर रहे हैं तो आप बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप देख ही सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी जन कल्याण योजना में इस काम को बोला है कि जो अपने आप को ये बना सकता है स्किल्ड, मतलब ऐसा पर्सन भी NEP 2020 में ऐसा पर्सन भी जो मैकेनिक है जिसको बहुत नॉलेज है और डिग्री नहीं है, तो उस स्किलफुल पर्सन को डिग्री देने की भी प्रावधान अब आ गई है। तो जीवन में योग्यता ही काम आएगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, और वो तो होनी ही किसी एक क्षेत्र में तो आपको करना। चलो आप पढ़ाई से डरते हैं, आप खेल में कुछ कर लीजिए, आप सिलाई बुनाई में कुछ कर लीजिए, आप किसी भी चीज़ में करिए, पर करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये थी डॉक्टर निशा शर्मा जो ये कह रही थी योग्यता बहुत आवश्यक है। जब भी आप किसी शिक्षक के साथ बैठेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। हम निशा जी से बहुत सारी चीज़ें और भी जानना चाहते थे, लेकिन हमारे साथ समय की बाध्यता है। लेकिन इस इंटरव्यू को देखकर अगर उन बच्चों को जिन्हें जीवन में कुछ करना है पढ़ाई के क्षेत्र में या और क्षेत्रों में, उन्हें अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो निश्चित ही हमारा ये इंटरव्यू सफल हुआ है। अगर आप में से किसी को भी हिस्ट्री से जुड़ी कोई भी चीज़ जाननी है या और विषयों पे अगर कोई जानकारी चाहिए और डॉक्टर निशा शर्मा जी से आप मिलना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको उनसे मिलवाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। कौशिक टंडन जी के साथ मैं सचिन भारती, बरेली लाइव के लिए धन्यवाद।